अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने बी डी चौरासी का चैप्टर नंबर 17 करना है, एब्डोमेन पेल्विस रीजन का। अच्छा, ये जो चैप्टर है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो इसमें एक दो क्वेश्चन ही आता है। ये इतना मतलब हाईली कोई इम्पोर्टेंट नहीं है इतना चैप्टर। तो इसको चैप्टर जो है ना, मैंने इसके नोट्स बनाए थे, मैं ख़ुद ही यहीं से पढ़ा था। तो ये आप नोट्स देख लें, सिर्फ 2 पेजेस हैं, ये पेज और ये पेज, बस। अब ये देख लें और आपको चैप्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आपका सारा टॉपिक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल जेनिटेलिक में। हम सबसे पहले बात करते हैं पीनस की। तो पीनस में हमारे पास क्या होता है, पीनस की सबसे पहले होती है रूट, जहाँ से वो निकल रहा होता है बॉडी से एक्सटर्नली। तो वहाँ पे हमारे पास अगर ये हमारे पास पहले आपको पता होना चाहिए कि 2 तरह के मसल होते हैं जो पीनस के अंदर होते हैं, कार्पस स्पॉन्जियोसम और कार्पस कवर्नोसम। अब जो कार्पस स्पॉन्जियोसम है ना, वो क्या कहता है, वो यूरेथ्रा के इर्द गिर्द मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ मैं दिखा सकूँ ज़्यादा बेहतर डायग्राम, तो ये देखें, ये आप देखें तो हमारे पास ये जो होता है ना, ये हमारे पास जो यूरेथ्रा के इर्द गिर्द मसल मौजूद है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कार्पस स्पॉन्जियोसम है। और दूसरा जो हमारे पास होता है कार्पस कवर्नोसम, ये इसके एक्सटर्नली जो मौजूद होता है, ये और ये डुअल होता है, मतलब ये पेयर में मौजूद होता है। यहाँ पे आप दोबारा देख लें तो ये हमारे पास जो कार्पस कवर्नोसम है और ये कार्पस स्पॉन्जियोसम है। तो कार्पस कवर्नोसम ये देखो पेयर में मौजूद है। ठीक है, अच्छा, अब कार्पस कवर्नोसम की इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ इस कार्पस कवर्नोसम के अंदर से क्या निकलती है, डीप पार्टी ऑफ पीनस निकलती है। ठीक है, और जो कार्पस स्पॉन्जियोसम है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कार्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर से हम देखो, ये कार्पस स्पॉन्जियोसम है ना, तो ये यहाँ पे भी आप देख लो, तो इसकी इंपॉर्टेंस यह है कि यहाँ इसके अंदर से यूरेथ्रा निकलता है। तो यहाँ एमसीक्यूज आ सकते हैं। दूसरे जनाब, ये जो कार्पस जो होता है ना स्पॉन्जियोसम, ये सारा का कार्पस स्पॉन्जियोसम जान, वो जो यहाँ जहाँ से स्टार्ट हो रहा था वहाँ पे ये देखो, जब से स्टार्ट हो वहाँ पे बल्ब ऑफ पीनस मौजूद होता है। ठीक है, बाकी यार सारी फजूल चीज़ें आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये तो कि नॉर्मल आपको बात याद करने की ज़रूरत थी, वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आर्टीरियस पे की। तो आर्टीरियस पे आप 2 आर्टरी याद कर लें, एक होती है हमारे पास इंटरनल पेडेंटल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। आप किसी ने ज़्यादा याद करना है तो वो इस तरह याद करें कि इंटरनल पेडेंटल आर्टरी के जो तीनों ब्रांचेस के नाम लिख देना कि डीप आर्टरी ऑफ पीनस है, डोर्सल आर्टरी ऑफ पीनस है और आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पीनस है। 3 तरह की होती है आर्टरी, डोर्सल आर्टरी, डीप आर्टरी ऑफ पीनस एंड आर्टरी ऑफ बल्ब ऑफ पीनस। ये आपने याद करने। ठीक है, वैसे हम ये एक्स्ट्रा इंटरनल पेडेंटल आर्टरी अगले चैप्टर में करेंगे, तो वहाँ पे ये इसकी ब्रांचेस आपको नाम याद हो जाएंगे। फेमोरल आर्टरी की कौन सी ब्रांच सप्लाई करती है, देखो फेमोरल आर्टरी की जो पेडेंटल ब्रांच है वो सप्लाई करती है जो एक्सटर्नल, चूँकि ये हमारे पास देखो पीनस बाहर की तरफ एक्सटर्नल आर्गन है, तो पेडेंटल रीजन जो होता है उसके एक्सटर्नल जो आर्गन होते हैं उनको सप्लाई करने वाला आर्टरी को क्या कहते हैं, सुपरफिशियल एक्सटर्नल पेडेंटल आर्टरी। सिंपल सी बात है। अच्छा, वेन की बात करते हैं, यही इसी तरह के हमने वेन याद करने के। वेन जो होते हैं हमारे पास सुपरफिशियल डोर्सल वेन होती है और डीप डोर्सल वेन होती है। ये आपने याद रखनी है कि असल में तो होती है डोर्सल वेन 2 तरह की, सुपरफिशियल डोर्सल वेन और डीप डोर्सल वेन होती है। सुपरफिशियल कहाँ पे जाती है, एक्सटर्नल पेडेंटल वेन में जाती है, और डीप कहाँ पे जाती है, इंटरनल पेडेंटल वेन में जाती है। ठीक है, ये आपने ऐसे याद करना है कि जो सुपरफिशियल होते हैं वो क्योंकि बाहर होता है ना, सुपरफिशियल एक्सटर्नली हो तो आपने याद करना एक्सटर्नल पेडेंटल वेन में जाता है, डीप अंदर होते हैं तो इंटरनल पेडेंटल वेन में जाता है। आपने इस तरह याद करना है। ठीक है, अब नर्व की बात करते हैं तो नर्व जो हमारे पास होती है, सेंसरी नर्व होती है, मस्कुलर होती है, ऑटोनॉमिक होती है। अच्छा, ये एब्डोमिनल पेल्विस रीजन एक बहुत अच्छी बात है, एक मजे की बात है कि जब भी एब्डोमिनल पेल्विस रीजन की नर्व सप्लाई आए, आपको कुछ भी याद ना हो, आप लिख दें कि ऑटोनॉमिक, आप लिख दें कि नर्व सप्लाई जो होती है सिंपैथेटिक होती है, पैरासिम्पैथेटिक। हर चीज़ जो भी आर्गन आप पढ़ोगे, लीवर जो भी है, स्टमक जो भी चीज़ आप पढ़ोगे, नर्व सप्लाई में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक आपने लिखना होता है। ठीक है, अब सिंपैथेटिक जो होते हैं वो आप ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे कि वैसोकंस्ट्रिक्टर होते हैं, आप सिंपल ये लिख देना, और ज़्यादा लिखना तो ये इसकी रूट वैल्यू याद कर लेना। ठीक है, अब एक और मज़े की बात बता दूं, जो पेल्विस के जितने भी आर्गन है उसकी पैरासिम्पैथेटिक हमेशा S2 से S4 होती है। ठीक है, और जो हमारे पास होते हैं सेंसरी नर्व सप्लाई, वो बात करें तो उसमें हमारे पास डोर्सल नर्व ऑफ पीनस आ जाती है और इलियोइंगुइनल नर्व आ जाती है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास आते हैं कि स्टिमुलेशन में कौन सी नर्व सप्लाई होती है, तो वो हमारे पास इलियोइंगुइनल नर्व है, उसको स्टिमुलेट करती है पीनस को। ठीक है, और एक्शन में हेल्प करती है। अब मस्कुलर की बात करें तो प्रीनियर ब्रांच ऑफ पेडेंटल नर्व आ जाती है। ठीक है, ये हमारे लिम्फेटिक की बात करें तो ये एमसीक्यूज लाजमी आते हैं। एक ना जो है एमसीक्यूज, ये मैंने जो अपने टेस्ट दिए तो उसमें हर टेस्ट में इन दोनों में से एक एमसीक्यूज आ जाता था कि मिक्स हो जाते हैं बच्चों को कि ग्लैंस पीनस और रेस्ट ऑफ पीनस में जो है ना नर्व सप्लाई। तो आपने ये याद रखना कि जो ग्लैंस पीनस होता है ना, ये जो होते हैं डीप इंगुइनल लिम्फ नोड में जाता है, और जो रेस्ट ऑफ जितना भी पीनस वो हमारे पास सुपरफिशियल लिम्फ नोड में जाता है। ठीक है, ये आपने किसी तरह ये आपने याद कर लेना इस चीज़ को, ये मिक्स नहीं करना है कि जो ग्लैंस पीनस है वो डीप में जाता है और जो बाकी जितना भी पीनस है वो जो होता है सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड में जाता है। ठीक है, अब ये बात होगी इसकी।
अब ये ख़त्म हो गया, पीनस जितना भी था वो मैंने आपको बता दिया। स्क्रोटम की बात करें तो यार स्क्रोटम को ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रोटम की जो है ना लेयर काफ़ी दफ़ा पूछी जाती हैं। तो जो मैंने आपको पहले बताया था पिछले चैप्टर में इंटीरियर एब्डोमेन बारे में मैंने बताया था कि ये चीज़ें बार बार यूज़ होंगी। कौन सी चीज़ें बार बार यूज़ हो रही थी? ये वाली चीज़ें हैं, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल, ये जो होती है ना ये लेयर आपको जान नहीं छोड़ेंगे एब्डोमेन पेल्विस में। तो ये आपने याद कर लेनी है कि सुपरफिशियल टू डीप कौन सी चीज़ें आती हैं, ये सारी चीज़ें आपने याद कर ली, हर चैप्टर में यूज़ होंगी। क्यों बात मैं बताता हूँ अभी आपको पता चल जाए। देखो स्क्रोटम जो है ना उसमें स्किन होती है, फिर सुपरफिशियल फेशिया, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, इंटरनल ओब्लिक मसल, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस मसल के साथ उसका फेशिया। तो ये असल में तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन आपने स्क्रोटम में इसके जो होते हैं ना जो मॉडिफिकेशन हो जाती है, सुपरफिशियल फेशिया जो होते हैं वो डार्टोज मसल बनाता है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल जो होते हैं वो एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया बनाते हैं, इंटरनल ओब्लिक मसल क्रीमास्टेरिक फेशिया बनाते हैं, ट्रांसवर्स फेशिया जो होते हैं वो इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया बनाते हैं। ये जो है ना एक्सटर्नल ये जो एक्सटर्नल सुपरमेटिक फेशिया, क्रीमास्टेरिक फेशिया, इंटरनल सुपरमेटिक फेशिया, ये मैंने आपको इंगुइनल कैनाल का जो है ना उसकी वीडियो देखे तो उसमें भी ये आपको बताया कि किस तरह इनकी अरेंजमेंट होती है। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी देख लें। तो ये आपने याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ले यार आप जिस तरह भी याद करें, अगर ज़्यादा आपने डीप देखने हैं तो वो इंगुइनल लिंक वाली मेरी वीडियो देख लेनी है। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करना होता है तो मैं इसलिए तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। अब ब्लड सप्लाई की बात करें तो बिल्कुल आसान है कि पोडेंटल आपने आर्टरी याद करनी है, एक्सटर्नल पोडेंटल आर्टरी, उसकी ब्रांचेज कौन सी, एक्सटर्नल पोडेंटल और इंटरनल पोडेंटल। अब एक्सटर्नल के मजीद दो आपने याद करनी कि सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल और डीप एक्सटर्नल पोडेंटल। सिंपल आपने पोडेंटल आर्टरी याद करनी है, एक्सटर्नल पोडेंटल और इंटरनल पोडेंटल। एक्सटर्नल के मजीद आपने बता देना कि सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंटल और डीप एक्सटर्नल पोडेंटल और इंटरनल पोडेंटल। ठीक है, और ये जो क्रीमास्टेरिक मसल होती है इसको क्रीमास्टेरिक ब्रांच ऑफ एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, ये सिंपल आपने बताना कि क्रीमास्टेरिक आर्टरी इसको सप्लाई करती है। ठीक है, नर्व सप्लाई में जो है ना वैसे मोस्टली ज़्यादा तरह पूछी नहीं जाती, ये लेयर पूछी जाती है, लेकिन वैसे आपको बताना था क्योंकि आपने बाज़ होता है MCQs में पूछ लेते हैं कि ये जो होती है नर्व सप्लाई L1 होती है और S3 सेगमेंट इसको सप्लाई करता है। बस इतना इनफ है, जिसने ज़्यादा करना है वो यहाँ से रीड कर ले। आपने सेगमेंट याद करें कि इंटीरियर 1/3 को L1 करता है, पोस्टीरियर 2/3 को S3 सेगमेंट करता है। ठीक है, अच्छा लिम्फ नोड की बात करें तो मीडियल ग्रुप ऑफ सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड होती है। सिंपल आप याद करने यार कि सुपरफिशियल इंगुइनल लिम्फ नोड होती है। ठीक है, अच्छा फिर जनाब बात कर लेते हैं हम टेस्टिस की। टेस्टिस जो है ना जनाब उसकी बहुत जो लेयर ही पूछी जाती है, जैसे स्क्रोटा में लेयर है और यही 3 लेयर इधर आती है। ये जो एक्सटर्नल सुपरमेटिक फेशिया, क्रीमास्टेरिक फेशिया और इंटरनल सुपरमेटिक फेशिया, ये तो कोरिस्पॉन्डिंग थी इंगुइनल कैनाल के। इसकी जो लेयर का क्वेश्चन इसी तरह टेस्टिस की लेयर भी पूछ लेती हैं। 1.5 नंबर की 3 बताने आपने और 0.5 नंबर की एक जो है ना है। लेयर कौन सी होती है? ट्यूनिका वजाइनैलिस, ट्यूबिक अल्बिजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा। आपको मैं डायग्राम दिखा देता हूँ ये किस तरह। ये देखो, ये जो बिल्कुल अंदर है ना ये ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो बाहर है वाइट जो नज़र आ रही है ये ट्यूनिका अल्बिजिनिया है। ठीक है, और इससे बाहर जो है वो ट्यूनिका क्या है, वजाइनैलिस है। ये 3 लेयर होती हैं, सिंपल आपने इसी तरह याद कर लेनी है। वैसे ब्लड सप्लाई पूछते नहीं है, बहुत ही आसान है कि ब्लड सप्लाई टेस्ट है तो टेस्टिकुलर आर्टरी हो, इसी तरह वेन जो होगी टेस्टिकुलर वेन या पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस ऑफ वेन भी कह सकते हैं उसको। ठीक है, नर्व सप्लाई इसको T10 सेगमेंट याद करते हैं। ये जो है ना MCQs में आ सकता है कि टेस्टिस जो है ना उसकी नर्व सप्लाई कौन सी होती है, वो T10 सेगमेंट होता है। ठीक है, और ये सिंपैथेटिक होती है। लिम्फ नोड में प्रीऑर्टिक और पैराऑर्टिक लिम्फ नोड होती है। लास्ट टॉपिक है, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, वो है एपिडेडिमस। ठीक है, अच्छा डक्टस डेफिनेस से हमने इसमें चैप्टर में नहीं कर रहे हैं, हमने एपिडेडिमस तक करना। ठीक है, अब एपिडेडिमस में यार ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे आपको बता देता हूँ। हेड होता है, बॉडी होती है, टेल होती है। ये देखो ना, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी। ये है एपिडेडिमस, ये इसका हेड है। ठीक है, ये बॉडी है और ये बाकी इसकी टेल जा रही है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना एपिडेडिमस है। ये इतना नहीं आता, ये हेड, ये बॉडी, ये इसकी टेल जा रही है। 3 इसके पार्ट होते हैं जनाब, और बाकी इसकी ब्लड सप्लाई वही है। अच्छा इसकी सारी चीज़ें जो है ना वो टेस्ट के करस्पॉन्डिंग है। देखो ब्लड सप्लाई टेस्टिकुलर आर्टरी पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस वेन, यहाँ भी मैंने वही बताया था टेस्टिकुलर आर्टरी पेम्पेनिफॉर्म प्लेक्सिस। वहाँ पे भी T10 सेगमेंट है, लेकिन यहाँ पे T10 से L1 तक है। यहाँ मैंने लिखा T11 है, लेकिन आप T10 से L1 तक लिख सकते हैं। एक मज़े की बात बताऊँ आपको, पेल्विक रीजन के जितने भी आर्गन है, अगर आपको नर्व सप्लाई मिक्स हो रही है तो पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक लिख दें। और पैरासिम्पैथेटिक में आप S2 से S4 लिख दें और सिम्पैथेटिक में आप T10 से L1 लिख दें, तो आपका यह है कि 90% वो आपको नंबर पूरे दे देगा। ठीक है, अगर तो बहुत ज़्यादा कोई हुआ सख्त तो फिर वो ये
है कि कुछ ना कुछ आपको फिर भी नंबर देगा, ठीक है। लिम्फेटिक भी पीरियोडिक और पैरायोटिक लिम्फ नोड जैसे कि इधर था, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें मेन जो टॉपिक था वो स्क्रोटम की लेयर थी, टेस्टिस की लेयर थी, और जो ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई जो है ना पीनस की वो थी। तो यहाँ तक हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट 18 जो है वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, देख लेते हैं कि इस चैप्टर में अगर कोई क्लिनिकल रह गया तो वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, इस चैप्टर को मैंने क्लिनिकल देखनी है यार, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही फजूल से हैं, तो उनको आप छोड़ सकते हैं। बाकी ये जो फैक्ट है ना ये आपने लाजमी पढ़ने हैं, ठीक है। ये जो है ना ये आप याद कर लिया करो कि क्या क्या है इसमें। MCQs बाज़ बन जाते हैं, ठीक है। और ये आपने MCQs याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। लिम्फ नोड ऑफ क्लोक्विड, ठीक है। अच्छा, ये पता नहीं अजीब सा नाम है, मैं भी इसको क्लोक्विड पढ़ता था। और ये जो होता है ना ये कैंसर में इन्वॉल्व होते हैं पीनस के। ये MCQ ज़्यादा के पीनस के कौन सा इन्वॉल्व होता है तो ये होता है। बाकी टोनिका वेजाइनलिस वो सारी मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 18 करेंगे। थैंक यू।